बलदेव ट्राइकल्चर इंजीनियरिंग गवर्नमेंट कॉलेज में शक्ति बी ए पार्ट फर्स्ट पेपर हिंदी लिटरेचर सेकेंड। अपन अध्ययन कर रहे थे आदिकाल की जो प्रवृत्तियां या विशेषताएं आदिकाल आदिकाल की प्रवृत्तियां या विशेषताएं। पिछले दो चैप्टरों में पिछले दो अध्याय में अपन ने कुछ विशेषताओं का अध्ययन किया था, जैसे ऐतिहासिकता का अभाव है, कल्पना का प्रयोग है, वीर एवं संघर्ष की प्रधानता है, प्रामाणिकता में आपके संदेह या प्रामाणिकता की संदिग्ध है, और दूसरी जो विशेषताएं और अध्ययन अपन कर चुके हैं। तो आज जो बाकी विशेषताएं हैं उनके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। 7 विशेषताएं अपन पहले देख चुके हैं। 8वीं विशेषता इसकी थी विविध छंदों का प्रयोग। ये भी आदिकाल के जो ग्रंथ थे या युग है राष्ट्र ग्रंथों की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है, यानी विविध छंदों का प्रयोग। इस काल का जो प्रतिनिधि ग्रंथ माना जाता है। वैसे भी अपन बात करते हैं, यानी हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य नाम आता है पृथ्वीराज राष्ट्र, यानी ये इस काल का प्रतिनिधि ग्रंथ माना जाता है। और इसकी रचना है या इस कृति के जो रचनाकार है वो चंद बरदाई माने जाते हैं, जो पृथ्वीराज चौहान कृति दरबारी कवि माने जाते हैं। तो ये ग्रंथ छंदों का अजायब ग्रंथ माना जाता है। और चंद बरदाई को तो छंदों का सम्राट माना जाता है। यानी ये जो विविध छंदों का जो प्रयोग देखने को इसमें मिलता है, तो इतनी अधिक विविधता है, मैं तो आपसे परवर्ती साहित्य और न ही पूर्ववर्ती साहित्य यानी इतने अधिक छंदों का प्रयोग नहीं तो परवर्ती साहित्य में देखने को मिलता है, पूर्ववर्ती साहित्य में देखने को मिलता है। अब इसमें कौन से विशेष रूप से छंदों का प्रयोग, जैसे दोहा है, गाथा है, पदरी है, उलाला है, तोटक, तोमर, साटक, कुंडलिया, यानी इन छंदों का अधिक प्रयोग देखने को मिलता है। अपन वैसे भी जब एक नामकरण की जब बात आती है तो उसमें अपन देखते हैं कि इसका नामकरण सबसे जो उचित है वो आदिकाल ही है। ये आचार्य प्रसाद द्विवेदी रमाशंकर की रसाल का मत है, मतलब ये ही नाम सबसे उपयुक्त है। यानी जब अपन इसके बाद का जितना भी हिंदी का लिटरेचर या हिंदी साहित्य का जो लिटरेचर देखते हैं तो जो भी विशेषताएं हैं उनके आदिम जो बीज है इस काल में देखने को मिलते हैं। तो इन्हीं छंदों का बाद में भी खूब सारा प्रयोग हुआ, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये नामकरण उचित जान पड़ता है। तो ये विभिन्न छंदों का जो प्रयोग है आपके ने तो पूर्ववर्ती साहित्य में परवर्ती साहित्य में देखने को मिलता है। और इन छंदों का विशेष रूप से प्रयोग और जो पृथ्वीराज राष्ट्र इस काल के प्रतिनिधि ग्रंथ है वो एक प्रकार से छंदों का अजायब ग्रंथ कहलाता है। वो चंद बरदाई वो छंदों का सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी का भी एक इसके बारे में मत है कि जब राष्ट्र के छंद बदलते हैं तब श्रोता के चित्त में प्रसंग के अनुकूल नवीन कंपन पैदा करते हैं।
पैदा करते हैं। तो ये करते हैं, ये आचार्य हिजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मत है। यानी जब रासगरुंदों के छंद आपस में या यूं के बदलते हैं, जब किसी प्रकार का कोई भाव है, किसी आपकी कथानक है, या इन चीज़ों को जब वो बदलते हैं, या अपन ये कह सकते हैं कि जब भावों में थोड़ा बदलाव आता है, उस समय जब ये छंद बदले जाते हैं, तब श्रोता के चित्त में प्रसन्न अनुकूल नवीन कंपन पैदा करने में ये सक्षम है। और दूसरी जो बात, इस काल के जो छंद थे वो ये, इसमें महत्वपूर्ण बात ये थी, मतलब इन छंदों का प्रयोग है केवल भाव प्रकाशन के लिए किया गया है। यानी जो भाव है उन भावों का प्रकाशन करने के लिए इन छंदों का प्रयोग, नहीं तो ये पांडित्य प्रदर्शन के लिए, पांडित्य प्रदर्शन और ने चमत्कार यानी दिखावे के लिए, यानी इसमें आपके कह सकते हैं कृत्रिमता, यानी वो चीज आर्टिफिशियल, इन चीज़ों के लिए इनका प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि जो भावों का प्रकाशन इनको करना था उसी लिए इनका प्रयोग इन्होंने किया है। अगली जो इसकी एक बिल्कुल विशेषता मानी जाती है वो है टिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। टिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग यानी आदिकाल में जो एक प्रवृत्ति प्रमुख की वीरता की प्रवृत्ति, और उसी का आधार बना के आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा का नाम दिया था। तो मतलब जब वीर रस की इसमें प्रधानता है, तो इस वीर रस के अनुकूल ये आपने टिंगल पिंगल भाषा थी। और जो टिंगल भाषा राजस्थानी और अपभ्रंश, इन दोनों के मिश्रण से टिंगल भाषा बनी थी। और ब्रज भाषा और अपभ्रंश भाषा, इन दोनों के मिलने से पिंगल भाषा बनी थी। जब पिंगल और पिंगल भाषा और वर्तमान जो हिंदी है, इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तब अपन पाते हैं कि मतलब इन दोनों में बहुत अधिक अंतर देखने को मिलता है। और कई दफे तो ये यकीन ही नहीं हो पाता कि मतलब इस भाषा का अगला जो रूप है वो हिंदी था। यानी भाषा का जब अपन ने विकास क्रम इसका तो जो था उसका अध्ययन किया, उस समय अपन ने देखा भी था कि आपके जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है उसमें आपके वैदिक संस्कृत, उसके बाद में लौकिक संस्कृत निकली थी, उसके बाद में पाली से आपके प्राकृत के विभिन्न रूप अपने सामने आए थे, और उसके बाद में अपभ्रंश के भी विभिन्न रूप अपने सामने आए थे। और अपभ्रंश से अपनी हिंदी भाषा का उद्भव या विकास अपन मान सकते हैं। तो शोर से अपभ्रंश उसका रूप था। तो जब एक भाषा की जो प्रवृत्ति होती है कठिनता से सरलता की ओर, तो ये प्रवृत्ति भी एक देखने को आती है। तो इसी रूप में आप जो हिंदी का जो रूप है वो इस टिंगल और पिंगल का जो रूप था उससे काफ़ी कुछ अंतर इसमें देखने को मिलता है। तो ये टिंगल और पिंगल भाषा का जो प्रयोग है इस काल की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। और जो भी राष्ट्रपति थे और जिनमें वीर रस की प्रधानता यानी वीरता की जो प्रवृत्ति जो प्रमुख थी उसके लिए यही भाषा अनुकूल थी। अगली जो इसकी विशेषता है वो है अलंकार का प्रयोग। अलंकार का प्रयोग, इससे पहले अपन को ये बात और समझ लेनी चाहिए कि अलंकारों का जो प्रयोग है वो सायास नहीं होना चाहिए, बल्कि सहज और स्वाभाविक रूप में होना चाहिए। यानी जब सहज और स्वाभाविक रूप में अलंकारों का प्रयोग साहित्य में किया जाएगा तो उस समय कवि है अपने भावों को पाठों तक आसानी से संप्रेषित कर सकता है।
भावों को स्थायित्व प्रदान कर सकता है और सहज ग्रहणी इसको बना सकता है। यानी अलंकार का प्रयोग है कार्य में सायास रूप में नहीं होना चाहिए, चमत्कार प्रदर्शन के लिए नहीं होना चाहिए। या इसमें विचारों को ठूस के बढ़ने वाला प्रयास इसमें नहीं होना चाहिए। तो यदि अलंकार का प्रयोग कार्य में विशेष जो स्वाभाविक रूप में होगा तो आपके कवि है अपने भावों को या अपने विचारों को, अपने मंतव्य को पाठ को तो आसानी से संप्रेषित कर सकता है, अपने जो विचार है या अपने जो भाव है उनको प्रभावशाली बना सकता है और वो चीजें आपके पाठ को विशेष ग्रही बन जाएगी और ये आपके स्थायित्व का भी एक प्रकार से आधार हो सकते हैं। अब कौन से अलंकारों का विशेष रूप से इस काल में इन्होंने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा यानी इन अलंकारों का बहुत अधिक प्रयोग इस काल के कवियों ने किया है। और जो सौंदर्य वर्णन में विशेष रूप से इस अलंकार का प्रयोग देखने को मिलता है। फिर भी इसके अलावा भी इस काल में आपके अनुप्रास है, रूपक है, यमक है, श्लेष है, इन अलंकारों का भी खूब सारा प्रयोग हुआ है। तो ये आपके आदिकाल का जो साहित्य था उनकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ या प्रमुख विशेषताएं। अगले अध्याय में हिंदी का प्रथम कवि कौन हो सकता है यानी इसके बारे में जो मत मतांतर है उनके बारे में अध्ययन करेंगे और जो रासो ग्रंथ है, रासो शब्द की उत्पत्ति या युग की व्युत्पत्ति उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।